डिल्लन ने घृणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मॉर्गन कहता रहा, फिर बच ने अपनी पेटी खोली और उस छोकरी की पीठ की थोड़ी सी खालू धेड़ ही ली। उस जैसी वैश्या को ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए थी। फिर क्या? ये छोकरी न जाने कैसे उसकी पकड़ से छूट गई और उसने एक कुर्सी उठाकर बच के सिर पर दे मारी। वो तब तक उस पर प्रहार करती रही जब तक कि बच बेसुध होकर जमीन पर गिर नहीं गया। अब बेचारा बच तो चारपाई पर पड़ा हुआ है और वो छोकरी घर का कामकाज संभाले हुए है। न जाने अपने आप को क्या समझने लगी है ये छोकरी। इस पर डिल्लन ने पूछा, और उसका वो यार कौन था? मात्र गरनी की ओर देखने से ही उसे अपना उत्तर मिल गया। मॉर्गन ने कंधे उचका दिए। वो बोला, इसका पता नहीं मिल पाया। बच के विचार से वो लड़की को डरा धमकाकर उससे पूछना चाहता था कि उसके साथ था कौन। उसका विचार था कि लड़की धमकी में आकर उसे बता देगी, पर लड़की ने जुबान नहीं खोली। उसने अपने होठ सी लिए। ये बात उस भगौड़े के हित में ही रही, क्योंकि अगर बच उसे पकड़ लेता तो यकीनन उसकी गर्दन ही तोड़कर रख देता वो। गरनी के चेहरे पर पसीना चूचूहा उठा। उसने जेब से रेशमी रुमाल निकालकर अपना चेहरा पोंछा। डिल्लन ने उसकी ओर देखा और उसने नजरें दूसरी ओर फेर ली। चलो, अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए, डिल्लन बोला। वे लोग अब पहुंचने ही वाले होंगे। जब वे हॉल में पहुंचे तो तेज रोशनियां जल रही थीं। रिंग खाली था। जैसे ही लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे, बत्तियां धीमी पड़नी आरंभ हो गईं। उनके पीछे वाली सीट पर बैठे दो आदमी ऊंची भारी आवाज में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, आज रात को तो धंधा मंदा ही रहेगा। दूसरे ने शिकायत भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं तो फ्रैंक पर 1 के बदले 3 की शर्त लगाने को तैयार हूँ, पर वो लोग शर्त लगाने को तैयार ही नहीं हो रहे। डिल्लन ने अपनी गर्दन घुमाई। मैं 500 की शर्त लगाने को तैयार हूँ, वो बोला। दोनों मोटे चौंक उठे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक बोला, ओह श्योर, व्हाई नॉट। फिर सहसा उन्होंने बोलना बंद कर दिया। गनी ने गर्दन घुमाकर डिल्लन की ओर देखा। सामने से फ्रैंक की पत्नी बेथ चली आ रही थी। वो वहीं एक कोने वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों के भाव से ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। गरनी फुसफुसाया, इसने यहां आकर ठीक नहीं किया। गलत। डिल्लन ने इनकार में सिर हिलाया और बोला, इसका यहां पहुंचना हमारे हक में अच्छा ही रहेगा। इससे फ्रैंक का दिमाग भी ठीक रहेगा। भीड़ ने शोर मचाना आरंभ कर दिया था। सैंकी रिंग की ओर बढ़ रहा था। तेज रोशनी का एक गोला उसके ऊपर केंद्रित था और उस प्रकाशित गोले में उसका लाल रंग का गाउन खूब चमक रहा था। वो रस्सियों के ऊपर से कूदकर अखाड़े में पहुंचा और अपना एक हाथ उठाकर दर्शकों का अभिनंदन किया। गरनी बोला, लगता है पट्टे में कुछ आत्मविश्वास लौट आया है। अपना हाथ सिर से ऊपर उठाए सैंकी रिंग के चारों ओर घूमता रहा। दर्शकों में से आधे लोग तो उसका साहस बढ़ाने के लिए शोर मचा रहे थे और आधे के करीब उसको मुंह चिढ़ा रहे थे। अंत में वो अपनी निर्धारित जगह पर आकर खड़ा हुआ और रस्सी का सहारा लेकर अपने घुटनों को मोड़ने का अभ्यास करता रहा। मॉर्गन ने डिल्लन की ओर देखते हुए कहा, लगता है उसने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पा लिया है ना? यही कह रहे थे ना तुम? डिल्लन हंस पड़ा। उसके बाद फ्रैंक पहुंचा। दर्शक उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। इतना जबरदस्त शोर उठा कि हॉल की दीवारें फटती सी प्रतीत होने लगी। तीनों ने उसकी ओर देखा। रिंग में पहुंचने के लिए फ्रैंक उनके बिल्कुल करीब होकर गुजर गया। गरनी ने हाथ लगाई, देखो हैरी, उस बेचारे पर बहुत कठोर हाथ मत चलाना। भीड़ को ये बात पसंद आई। वो फिर से चीखने लगी। फ्रैंक खामोशी से आगे बढ़ता रहा। कहीं उसकी पत्नी हम लोगों को पहचान न ले। मॉर्गन ने व्याकुल होकर शंका व्यक्त की। दोनों व्यक्तियों में से कोई कुछ नहीं बोला। सैंकी रिंग के कोने से उछलकर आगे बढ़ा और रस्सी को नीचे दबा दिया ताकि फ्रैंक रिंग में दाखिल हो सके। फ्रैंक उसकी ओर देखकर ठिठका, फिर पैने स्वर में बोला, सम्मान प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम असल में क्या हो। दर्शकों को यही समझ आया कि सैंकी ने रस्सी को झुकाकर अपने खिलाड़ीपन का सबूत दिया है,
इसलिए वे और जोर से तालियां बजाने लगे। रस्सी दबी रहने के बावजूद फ्रैंक उछलकर रिंग में दाखिल हुआ। दर्शकों को उसका ये भाव अच्छा लगा। सैंकी अपने प्रतिद्वंदी फ्रैंक के करीब पहुंचा। उसने उसका कंधा थपथपाया। दर्शकों की तालियों का शोर फिर से हॉल में गूंजने लगा। फ्रैंक को गुस्सा आ गया। वो बॉर्न की ओर मुड़ा। उसने हाथ के झटके से सैंकी का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। यदि इस कुतिया के पिल्ले को तुमने मुझसे दूर नहीं हटाया तो मैं अभी से इसकी धुनाई शुरू कर दूंगा, वो बॉर्ग से बोला। इससे अलग ही रहो सैंकी, बॉर्ग सैंकी की ओर देखते हुए बोला। कुछ ही देर में जब मुकाबला शुरू हो जाए तो दोनों अपने दिल के अरमान निकाल लेना यार, अभी तो खामोश रहो। सैंकी ने अपने बंद मुक्कों को दर्शकों की ओर हवा में लहराया और वापस कोने में अपनी निर्धारित जगह पर चला गया। ये पागल क्या कर रहा है, गर्नी असमंजस भरे स्वर में बोला। बॉर्ग फ्रैंक के हाथों पर पट्टियां चिपका रहा था। हैंक उसके करीब पहुंचा और उसने पूछा, पट्टियां काफी हैं या और ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें? फ्रैंक ने अपना सिर उठाया और बोला, पट्टियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे यह तो मामूली सा मुकाबला है। तभी छोटा सा माइक लटकाए एक छोटा सा आदमी रिंग में दाखिल हुआ। वो काफी देर तक दर्शकों को बोर करता रहा। सारी बातचीत के दौरान उसने काम की सिर्फ एक ही बात बताई कि फ्रैंक सैंकी से वजन में 6 पाउंड भारी है। गर्नी को अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस होने लगी। उसका गला सूखने लगा। उसने अपना हेड थोड़ा पीछे की ओर खिसकाया और अपना माथा उंगलियों से रगड़ने लगा। पास बैठा डिल्लन निश्चिंतता से च्युइंगम चबा रहा था। गर्नी ने देखा, रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को रिंग के बीच बुला लिया। सैंकी अपना लाल गाउन कंधे पर डाले आगे बढ़ा। फ्रैंक के कंधे पर सिर्फ एक तौलिया था। रेफरी उन्हें प्रतियोगिता के नियम समझाता गया। इसके बाद दोनों अपने अपने कोनों में पहुंच गए। सिगरेट व सिगार के धुएं से धीरे धीरे सारे हॉल में धुंधलापन छाने लगा। सारे दर्शक बेचैनी से कुश्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सैंकी ने गाउन कंधे से नीचे गिरा दिया। सायरन बजते ही सारे के सारे सहायक रिंग से बाहर आ गए। रिंग में अब सिर्फ रेफरी, सैंकी और फ्रैंक ही थे। अपनी ठोड़ी नीचे झुकाए फ्रैंक सावधानी से आगे बढ़ा। सैंकी फौरन उस पर टूट पड़ा। उसने पहले बायां तथा फिर दायां मुक्का मारा, लेकिन फ्रैंक ने झुककर स्वयं को इससे बचा लिया। जवाब में फ्रैंक ने भी 2-3 जोरदार प्रहार किए। सैंकी झुंझला गया। उसने आगे बढ़कर फ्रैंक को पकड़ लिया। इस पकड़ के दौरान उसने जितने भी मुक्के चलाए उनका फ्रैंक पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं हुआ। जब तक रेफरी ने उसकी बाह को थपथपाया नहीं, वो बराबर फ्रैंक से चिपका रहा। पर जैसे ही वो अलग हटा, फ्रैंक ने दाएं हाथ का जोरदार मुक्का उसके सिर में दे मारा। सारे दर्शकों में उत्तेजना की तेज लहर दौड़ गई। सैंकी मुड़ा और फ्रैंक की ओर झपटा, पर इससे पहले कि वो फ्रैंक तक पहुंचे, फ्रैंक ने उसे मुक्कों पर धर लिया। कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। दोनों एक दूसरे से उलझे मुक्के चलाते रहे। फिर जैसे ही सैंकी अलग हुआ, फ्रैंक ने फिर उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। गर्नी व्याकुलता से पहलू बदलता रहा। लानत है यार, लानत है, वो बोला। ये कैसा खेल चल रहा है? बाकी के दोनों व्यक्ति खामोश ही रहे। फ्रैंक फिर से तेजी से आगे बढ़ा था और सैंकी रस्सी का सहारा लेता हुआ उससे बचने की चेष्टा कर रहा था। इसी प्रकार मुक्के खाते खाते सैंकी ने दाएं हाथ का वार किया, जिससे फ्रैंक कुछ ढीला पड़ गया। वैसे फ्रैंक को चोट बिल्कुल नहीं लगी थी। कुछ देर तक इसी प्रकार मुक्कों का आदान प्रदान होता रहा। सैंकी के हाथ अब थोड़ा खुलने लगे थे, पर तभी सायरन बज उठा। बॉक्सिंग का पहला दौर समाप्त हुआ। इस राउंड में फ्रैंक का पलड़ा भारी रहा। सारी भीड़ खुशी से चीखने लगी। गर्नी को पसीने से अपनी पीठ भीगती महसूस होने लगी। उसने व्याकुल भाव से डिल्लन से पूछा, तुमने उससे 5वें राउंड के लिए क्या कहा था? बताओ, कह दिया था ना 5वें राउंड में करना है। फिक्र मत करो, डिल्लन ने इत्मीनान से जवाब दिया। थोड़ा बहुत दिखावा तो करना ही पड़ता है। देख लो, समझ लो, ये मैच मेरी मुट्ठी में ही है। सैंकी अपने कोने में पड़ा अपने शरीर को सहलाता रहा। उसका चेहरा सूजने लगा था। हैंक ने तौलिए से उसकी पीठ पहुंची और उसे समझाया कि वो फिक्र न करे।
तभी दूसरे राउंड का सायरन बज उठा। अब की बार तेजी से लपक कर आगे बढ़ने वाला फ्रैंक था। सैंकी के हाथ उठाने से पहले ही वो उसके कोने में जा पहुंचा। भीड़ में सिसकारियां फूटने लगी थीं। सैंकी ने बाएं हाथ के वार से फ्रैंक को रोका, पर फ्रैंक की गति में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि वो काफी तेजी से लपक रहा था। दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए फ्रैंक ने उसे जोरदार मुक्के जड़ दिए। वो सैंकी को वापस उसके कोने तक खिसका के ले गया। उसके 2-3 मुक्कों का प्रहार तो इतना जोरदार था कि उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। दोनों मुक्कों के फलस्वरूप सैंकी ने बार बार झटका खाया। उसका मुंह ढीला पड़ गया था। उसकी आंखों में हिंसा के लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे थे, परंतु उसने हाथ नहीं उठाए। गर्नी चीखा, उसे पीछे धकेलो, उससे बचकर उस पर हाथ चलाओ सैंकी। फ्रैंक ने हाथ को पूरी गोलाई में घुमाकर एक जोरदार प्रहार किया, जो सैंकी की खोपड़ी पर पड़ा। सैंकी घुटनों के बल नीचे जा गिरा। फ्रैंक निश्चिंत होकर पीछे हट गया, ताकि रेफरी गिनती गिनता रहे। समूचे हॉल में शोर गूंज उठा। दर्शक अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगे। मॉर्गन की चीख भरी आवाज सैंकी तक पहुंची, प्रतीक्षा करो और जहां हो वहीं रहो। रेफरी के 9 की गिनती गिनते गिनते सैंकी उठ बैठा। अब वो थोड़ा सामान्य सा नजर आ रहा था। फ्रैंक इस बार फिर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उस पर झपटा। सैंकी ने झुकाई दे दी और फ्रैंक पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। फ्रैंक मुक्का खाकर संभला और इस बार उसने सैंकी पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। सैंकी की हालत खस्ता होने लगी थी। फ्रैंक का एक एक मुक्का उस पर भारी पड़ने लगा था। सायरन बजने तक सैंकी बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसके घुटने कांप रहे थे। डिल्लन उठकर खड़ा हुआ। वो गर्नी से बोला, अरे जाकर कहो उसे कि जरा हाथ दिखाए। अगर उसका यही हाल रहा तो वो 5वें राउंड तक ही चल नहीं पाएगा। और फ्रैंक को भी जरा धमका दो, उसे आंखों के इशारे से समझा दो। गर्नी रास्ता बनाता हुआ सैंकी के कोने तक गया। हैंक सैंकी को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ चिंतित सा दिखाई दे रहा था। स्वयं को संभालो सैंकी और उठकर उसका मुकाबला करो, गर्नी उसके समीप पहुंचकर बोला। सैंकी ने आंख झपकाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर बुरी तरह से पसीना चुहचुहा रहा था। पसलियों के दाग साफ बता रहे थे कि उसकी जबरदस्त पिटाई हुई थी। हांफता हुआ वो बोला, लानत है, तुम तो कहते थे सिर्फ दिखाने के लिए बॉक्सिंग होनी है, पर वो हरामजादा तो मेरी जान लेने पर ही आमादा है। लगता है वो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। इससे पहले कि गर्नी उसे कोई उत्तर देता, सायरन बज उठा। सैंकी करहाता हुआ उठा। फ्रैंक लहराता हुआ तथा हवा में मुक्के को घुमाता हुआ सैंकी की ओर बढ़ा। सैंकी उसके वार से बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन फ्रैंक उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। जितनी भी बार फ्रैंक ने मुक्के मारे, वे सब के सब ज्यादातर सैंकी की पसलियों पर ही पड़े थे। फिर सैंकी ने भी एक करारा मुक्का फ्रैंक की नाक पे दे मारा, जिसके कारण फ्रैंक की नाक से खून बह निकला। इस तरह ये तीसरा राउंड भी समाप्त हो गया। पैर घसीटता हुआ सैंकी अपने कोने में वापस लौटा तो गर्नी ने उसे आश्वासन दिया, बस बस बस, यही राउंड और संभाल लो, 5वें राउंड में तो वो गिरने ही वाला है। सैंकी जैसे रो ही पड़ा। नहीं संभाला जा रहा, अरे वो पाजी तो मेरी पसलियां ही तोड़े दे रहा है। गर्नी ने डांट भरे स्वर में कहा, यदि तुम अपने आप को नहीं संभालोगे तो और कष्ट होगा बेवकूफ। कहते कहते उसने फ्रैंक की ओर देखा, जो लंबा लेटा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कोई उसकी सहायता भी नहीं कर रहा था और न ही कोई व्यक्ति उसके हाथ पैरों की मालिश करने के लिए उसके पास मौजूद था। चौथे राउंड का भौंपू बज उठा। सैंकी एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। अब वो कुछ कुछ निराश सा हो चला था। उसने दाएं हाथ का वार फ्रैंक पर किया, साथ ही अपना बायां मुक्का भी चला दिया। फ्रैंक अपने बचाव के लिए पीछे हटता चला गया। दर्शक उठ के खड़े हो गए और आनंद भरी चीखें उनके मुंह से निकलने लगी। शाबाश शाबाश, बस इसी हौसले के साथ
उसे धकेलते जाओ सैंकी। गरनी उसे बढ़ावा देते हुए चिल्लाया। सैंकी जोश में आगे बढ़ता गया और फ्रैंक पर वार पे वार करता रहा। फ्रैंक पीछे हटकर उसके तेज मुक्कों से अपना बचाव करता रहा। फिर से फ्रैंक ने अपने बाएं मुक्के का वार किया, जो कि सैंकी की ठीक दोनों आंखों के बीच में पड़ा। सैंकी हाथों और घुटनों के बीच नीचे जा गिरा। फ्रैंक पीछे हट गया। वो धीरे धीरे संयत भाव से सांसें ले रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गरनी ने चीख कर दोहराया, अगला राउंड। नहीं नहीं, अगले राउंड में तुम्हारी खैर नहीं है। फ्रैंक ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, जैसे उसने गरनी की बात सुन ली हो। सैंकी के पास खड़ा रेफरी उसके कानों के पास गिनती गिने जा रहा था। सारे दर्शक चीख रहे थे। 8 की गिनती गिनते गिनते भौंपू बज उठा। सैंकी को घसीटकर अपने कोने तक पहुंचाया गया। हैंक ने उसे पीने के लिए राई दी। फिर उसके कान नोचकर तथा उसके सिर पर पानी उछालकर उसे सचेत किया गया। हैंक अब भी कुछ परेशान हो चुका था। डिल्लन भी वहां आ गया था। वो रस्सी के साथ झुककर बोला, अपने आप को संभालो सैंकी, इस राउंड में तुम्हें ही जीतना है। यदि इस बार भी तुम उस पाजी को बुरी तरह से नहीं पीट पाए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, याद रखो। सैंकी ने अपना सिर झटक कर अपनी थकावट पर काबू पाने की कोशिश की। वो करहाता सा बोला, मेरा बायां हाथ तो बिल्कुल बेकार हो गया है। तो फिर दाएं हाथ का इस्तेमाल करना बेवकूफ। डिल्लन ने इस बार सर्द स्वर में कहा, याद रख, तुझे उसे पीटते पीटते ही रहना है और फिर गिर पड़ना है। 5वें चक्र का भौंपू बज उठा। दर्शकों को उम्मीद थी कि फ्रैंक आगे बढ़कर 2-4 हाथों में ही खेल समाप्त कर देगा। सहसा यूं महसूस हुआ जैसे उसका समूचा उत्साह फीका पड़ गया हो। सैंकी आगे बढ़ा और उसे अपने घेरे में ले लिया। वो अपना वजन फ्रैंक पर डालता हुआ रस्सी पर इस प्रकार झूल गया कि रेफरी को उस पर चीखना पड़ा। जैसे ही सैंकी अलग हटा, फ्रैंक ने उसे मुक्कों पर धर लिया। सैंकी बुरी तरह से हांफने लगा। फ्रैंक का एक जबरदस्त मुक्का उसकी पसलियों पर पड़ा और सैंकी दर्द से बिलबिलाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। सैंकी को यह मौका उचित महसूस हुआ। उसने एक हाथ से फ्रैंक के वार को रोका और दूसरे से उस पर प्रहार कर दिया। इस हमले में या मुक्के खाने में किसी प्रकार का दिखावा नहीं लग रहा था। भीड़ चीखती हुई उठकर खड़ी हुई। फ्रैंक करवट के बल नीचे को गिरा। गरनी ने संतोष की सांस ली। भीड़ चीख चीख कर फ्रैंक को उठने के लिए बढ़ावा देने लगी। रेफरी के चेहरे पर भी आश्चर्य झलकने लगा था। वो गिनती गिनने लगा। सैंकी रस्सी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। फ्रैंक स्थिर पड़ा रहा। फ्रैंक की पत्नी बैथ भागी भागी उसके पास पहुंची और जमीन पर मुक्के मारते हुए चीखी, उठो उठो और मुकाबला करो। उठो हैरी, उन्हें इस तरह का मनमानी नहीं करने देना। मौका मत चूको, उठो, भिड़ जाओ उससे। 9 की गिनती गिनते गिनते फ्रैंक उठकर खड़ा हो गया। अब दर्शक सैंकी के पक्ष में बातें कर रहे थे। वे चीख चीख कर सैंकी को उत्साहित करने लगे थे कि वो आगे बढ़े और खेल को समाप्त कर दे। भयभीत सा सैंकी वार करने को आगे बढ़ा। वो ऊंची आवाज में गालियां बक रहा था। फ्रैंक अब भी उसी प्रकार चाक चौबंद सा खड़ा दिखाई दिया, जैसा कि वो मैच के आरंभ के समय था। फ्रैंक ने एक हल्के से झटके के साथ सैंकी का वार विफल कर दिया और जवाब में एक जोरदार मुक्का उसकी पसलियों पर जड़ दिया। सैंकी की आंखें उलट गईं, उसके होठ गोलाई में फैले और फिर वो आगे की ओर गिर पड़ा। उसके गिरते गिरते ही फ्रैंक ने अपने घुटनों का एक भरपूर वार उसके जबाड़े पर कर दिया। सारा हॉल शोर से गूंजने लगा। दर्शक पागल हो उठे। कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। रेफरी गिनती गिनने लगा। सैंकी के जिस्म में हरकत नहीं हुई तो रेफरी ने गिनती के बाद फ्रैंक का मुक्का ऊपर उठाकर उसे विजयी घोषित कर दिया। शोर के कारण हॉल की छत गूंज उठी। डिल्लन ने मुड़कर गरनी की ओर देखा और अपने दांत किटकिटाते हुए हुर्राया, बाजी धोखेबाज, मैं देख लूंगा इस हरामजादे को। सब लोग बच के मकान में इकट्ठे हुए। गरनी, हैंक
और मॉर्गन भी। सैंकी अपना सूजा हुआ थोबड़ा लेकर घर चला गया था। गुस्से से सुलगता हुआ डिल्लन सबके पीछे पीछे अंदर घुसा। बच कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने एक मैला सा गाउन पहना हुआ था और उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। जैसे ही वे लोग अंदर दाखिल हुए, उसने अनुमान लगाया कि सैंकी हार गया है। ऊपर वाले कमरे में मीरा ने भी शोर सुना और वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। सब लोग चीख चिल्ला रहे, पर डिल्लन अपेक्षाकृत शांत था। वो अपने दांत कुरेद रहा था। सबसे ज्यादा बुरा हाल बच का था। उसे इतना गुस्सा आ गया था कि गरनी को लगा कहीं उसे दिल का दौरा न पड़ जाए। वो बार बार कुर्सी की बाह को पीटता हुआ कह रहा था, अब मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा? मैंने तो अपनी सारी पूंजी उस पाजी पर दांव पर लगा दी है। अब पैसा, हाय हाय हाय, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। सहसा डिल्लन दहाड़ा, खामोश! अब चुप भी हो जाओ। तुम सब लोगों से ज्यादा साहस और हिम्मत तो उस फ्रैंक में ही है। डरपोक कहीं के, यदि थोड़ा सा नुकसान भी हो गया तो क्या हो गया? कोई आसमान तो सिर पे नहीं टूट पड़ा ना? फौरन खामोशी छा गई। सब लोग खा जाने वाली निगाहों से डिल्लन को घूरने लगे। फिर बच ने भारी आवाज में कहा, मैच को दिखावा मात्र बनाने का काम तुम्हारा ही था ना? है? तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर मैं तो बर्बाद हो गया हूं। और अब तुम ही इस तरह की बातें बता रहे हो। मैं तुम्हारी गरनी के अलावा बाकी लोग उठकर खड़े हो गए और धीरे धीरे डिल्लन की ओर बढ़े। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। गरनी इसलिए नहीं उठा क्योंकि उसे डिल्लन के पास मौजूद पिस्तौल के बारे में पता था। डिल्लन ने घृणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। इस हरामजादे को मेरे पास से ले जाओ! हिंसा से मचलती अपनी उंगलियों को खोलता बंद करता बच गुर्राया, मैं इस पाजी को वो सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। इस पर डिल्लन गुर्राया, बकवास बंद कर! डिल्लन गुर्राया। फिर उसके होठों पर क्रूर हंसी उभरी। उसकी आंखें घृणा से सुलगने लगीं। मुझे मालूम है तुम लोगों में कितना दमखम है। अरे कायर कहीं के! बच ने फिर दोहराया, जरा जरा मेरे हाथ लग जाए ये बच्चे, फिर तुझे बताऊंगा कि मुझ में कितना दमखम है। कहते कहते वो आगे बढ़ा। डिल्लन मुस्कुराता हुआ निश्चिंत भाव से कुर्सी पर अपने कंधे उचकाता रहा। जब बच उससे 1 फुट की दूरी पर रह गया तो सहसा उसके हाथ में पिस्तौल प्रकट हो गई। हैंक चीखा, पीछे हटो हॉगन, उसके पास पिस्तौल है। पर बच आगे बढ़ता चला गया। तभी डिल्लन ने पिस्तौल से आग उगली और गोली बच के जिस्म में पैबस्त हो गई। पिस्तौल चलने की आवाज से बाहर खड़ी मीरा चीख उठी। वो दरवाजे के पास खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने कांपकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। बच की आंखें उलट गईं। डिल्लन मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखता रहा। बच लहराया और घुटने के बल नीचे आ गिरा। हैंक और मॉर्गन बाहर की ओर भागे। डिल्लन ने उनकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बाहर का बरामदा पार किया और निकल गए। गरनी और डिल्लन ने उनके भागने की आवाजें सुनी। तभी दरवाजा खुला और मीरा प्रविष्ट हुई। कुछ देर वो दरवाजे का सहारा लेकर वहीं खड़ी रही। उसने कमरा पार करके बच के करीब जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दरवाजे के साथ ठिठकी खड़ी रही। बच कुछ देर तड़पा और फिर शांत हो गया। डिल्लन ने गरनी पर निगाह डालते हुए कहा, इसे मुझ पर हाथ डालने का पागलपन नहीं करना चाहिए था। ये कहकर उसने अपनी पिस्तौल की नाल को फूंका और पिस्तौल वापस जेब में रख ली। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम फौरन यहां से भाग निकलो, गरनी ने भारी आवाज में कहा। मैं अकेला? नहीं दोस्त, तुम भी मेरे साथ चलोगे, डिल्लन ने दांत चमकाए। और ये सोच लेना कि ऐसी गलती तुम कभी नहीं करोगे, ठीक है? दोनों की दृष्टि मीरा पर केंद्रित हो उठी। सहसा जैसे वो सचेत हुई हो, उसे अब ध्यान आया कि बच मर चुका है और वो बिल्कुल अकेली थी। अब उसे अपनी देखभाल स्वयं करनी थी। गरनी बोला,
अपना कुछ आवश्यक सामान समेट लो बेबी और मेरे साथ चलो। अब हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। मीरा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसका समूचा जिस्म कांप रहा था। डिल्लन ने कहा, हाँ, ये हमारे काम आ सकती है। गरनी ने सिर हिलाया और फिर कहा, मेरा भी यही विचार है, ये हमारे साथ रहे बहुत काम आएगी। काफी देर तक खामोशी रही। बच पर से नजरें हटाकर दोनों व्यक्ति खामोश रहे। फिर गरनी ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? डिल्लन ने उत्तर दिया, फिलहाल तो प्रदेश की सीमा तक ही जाना है। वहां पहुंचने के बाद सोचेंगे कि आगे कहाँ जाएंगे। मीरा एक छोटा सा चमड़े का बक्सा थामे अंदर दाखिल हुई। गरनी ने उससे कहा, जाओ बाहर कार में बैठो। मीरा मुड़ी और बाहर निकल गई। डिल्लन गरनी के नजदीक आया और उससे बोला, जाने से पहले हमें धन का कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। हमें पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी। मुझे मालूम है कि इस वक्त पैसे कहां से हासिल किए जा सकते हैं। शायद तुम्हें मालूम ना हो, अभी ने कुछ पैसा जमा कर रखा है। मुझे उस जगह का पता है जहां वो अपनी जमा पूंजी रखता है। जाने से पहले क्यों ना हम वो पैसा काबू में कर लें। गरनी ने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराई। वो घबराए से स्वर में बोला, मेरे विचार से ये खतरे से खाली नहीं होगा। पुलिस शीघ्र ही सचेत हो जाएगी। डिल्लन का स्वर कड़ा हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूं। दोनों बाहर अंधेरे में चलकर कार में बैठ गए। मीरा पहले से ही पिछली सीट पर बैठी हुई थी। अब तक वो स्वयं को काफी संयत कर चुकी थी, फिर भी उसका जिस्म कांप रहा था। अभी के स्टोर तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। डिल्लन ने इग्निशन की चाबी निकाली और बाहर निकल आया। वो गरनी से बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। वो स्टोर के पिछवाड़े की ओर बढ़ गया। अपने पास मौजूद चाबी से उसने स्टोर का दरवाजा खोला और कॉरिडोर पार करके दुकान में दाखिल हो गया। अभी खाते में आंकड़े लिख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष के लक्षण थे जो साफ नजर आ रहे थे। डिल्लन को आते देखकर उसने अपनी नजरें उठाई और पूछा, क्या कैसी रही कुश्तियां? उसने अपनी उंगली अब भी उस लिखे आंकड़े पर ही जमा रखी थी जिसे वो देख रहा था। उंगली रखने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी को डर हो कि कहीं ये आंकड़ा खाते से निकलकर भाग ना जाए। डिल्लन ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे अभी की ओर तान दिया। जहां हो वहीं बैठे रहो, शोर मचाने की कोशिश मत करना, समझे? ये कहते कहते डिल्लन ने अपनी पिस्तौल अभी के सामने लहराई। अभी के हाथ से पेन गिर गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो दुख भरे स्वर में बोला, तो रोजी का अनुमान गलत निकला तुम्हारे बारे में? डिल्लन उस तक पहुंचा जहां अभी दिन भर की वसूल की गई राशि को रखता था। ऊपर शेल्फ में कॉफी के टिन में वो दिन भर की कमाई रखी होती थी। उसने टिन उठा लिया। अभी दुखी मन से अपने हाथ गोद में रखे बैठा रहा। मेरे विचार में तुमसे ज्यादा मुझे इस पैसे की जरूरत है। काउंटर पर टिन को उलटते हुए डिल्लन बोला। उसने टिन के नीचे खाली स्थान में हाथ डालकर नोटों की गड्डियां निकाल ली। कुल मिलाकर 100 से अधिक के छोटे छोटे नोट थे। वे सब डिल्लन ने अपनी जेब में रख लिए। फिर बोला, तुम्हारी बचत पूंजी की मुझे जरूरत है। इसके बाद तुम्हें जरूरत पड़े तो बेशक बैंक से निकाल लेना। डिल्लन ने गल्ले वाला दराज खोलकर बाहर निकाल लिया। फिर नीचे वाले खाली स्थान में हाथ डालकर नोटों की गड्डियां निकाल ली और उन्हें अपनी जेबों में ठूंसते हुए बोला, $2000 है ना गोल्डबर्ग? मैंने तुम्हें कई बार इन नोटों को गिनकर रखते हुए देखा था। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बुरा किया। अभी ने दुखी मन से कहा, तुम नहीं जानते इन पैसों को जमा करने में मुझे कितना वक्त लगा है। मैं तौबा करता हूँ, अब के बाद मैं तुम जैसे किसी बदमाश की सहायता कभी नहीं लूंगा और सहायता लेने की सोचूंगा तक नहीं। डिल्लन ने उपहासजनक ढंग से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे गोल्डबर्ग। तुम कर ही नहीं सकते। तुम्हारे जैसे कोमल हृदय लोग अपने अंतिम समय तक उपकार ही करते रहते हैं।